क्या हाल है। आज हमारे 50 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ये जर्नी, क्योंकि हमने लगभग 20 लेक्चर्स डाल दिए हैं। फालतू के कुछ भी लेक्चर नहीं है, एकदम 0 to 50 हमारी बैच चल रही है। आज उसका 5th या 6th डे है हमारा। ओके, तो ये हमने पूरा लिवरेज वगैरह कंप्लीट कर लिया है और हमारे 50 सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं। एक चैप्टर ओवर हो गया और 50 सब्सक्राइबर भी टिक हो गए। अब हम पढ़ने वाले हैं रेशियोज के कंसेप्ट, फिर इलस्ट्रेशन, फिर टीवाई के, उसके बाद लास्ट में क्या आएगा आरटीपी एमटीपी, जो हमारा यूनिक पॉइंट है। ठीक है, हम वो भी कुछ कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं सो दैट आपको एग्जाम में हेल्प हो और उन क्वेश्चंस के बेसिस पे आप एक जजमेंट लगा सके कि एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं बहुत खुश था कि 50 सब्सक्राइबर्स, आई एग्री कि बहुत छोटा मतलब अचीवमेंट है, बट फिर भी मेरे लिए खुशी की बात थी। सो आई काइंड ऑफ शेयर्ड विद यू। ठीक है, करेंगे एक दिन, ऐसा भी आएगा जब हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे होंगे। ठीक है, पर आज हम 50 सब्सक्राइबर्स से भी शुरुआत करते हैं। ओके, है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं रेशियो के कंसेप्ट्स। ओके, जस्ट अ मिनट, माइक ले लेता हूँ मैं। ओके, ठीक है, रेशियो के कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। रेशियो देखो, पहली चीज़ मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ। हम आधे घंटे के अंदर ये वीडियो क्लोज कर देंगे। ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से कवर करेंगे पूरा रेशियो, जितने सारे फॉर्मूले मैं बता सकूँ मैं बताऊँगा, और लॉजिक से हम एक्चुअली फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि क्या लॉजिक है उसके पीछे, हम कैसे उन क्वेश्चंस को, कैसे उन फॉर्मूला को दिमाग में मैपिंग कर सकते हैं। रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है, जो रेशियो बोले वैसे ही फॉर्मूला अपन बना देंगे। ठीक है, पहले क्या बोल रहे हैं, ये बहुत एक तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, 10 मार्क का भी पूछ लेता है ऐसे कभी कभी। 5-7 मार्क्स का मिनिमम तो आता ही है, 10 मार्क तक भी चला जाता है। वर्किंग कैपिटल रेशियो, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आते हैं जो आईसीआई की फेवरेट टॉपिक से जहाँ से पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, रेशियो एनालिसिस। ठीक है, रेशियो एनालिसिस यहाँ पे आप है ना स्क्रीन पे देखते रहिएगा। ठीक है, स्क्रीन पे मैं हाईलाइट भी करते जा रहा हूँ, और अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो यू कैन लुक एट मी। ठीक है, रेशियो एनालिसिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू या मोर वेरिएबल्स, ओके, टू अचीव मीनिंगफुल रिजल्ट एंड टेक बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, अब देखो एक चीज़ है, दो या दो से ज़्यादा अगर वेरिएबल नहीं होता है, एक ही वेरिएबल होता है, तो क्या वो रेशियो कहलाएगा? क्या रेशियो प्रपोर्शन हम 11th-12th में भी पढ़ा है, उसके अलावा सीए फाउंडेशन में भी पढ़ा है। तो रेशियो के लिए मिनिमम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल तो लगेंगे ही लगेंगे, जब जाके आप रेशियो किसी भी, कि मान लो जैसे यहाँ पे डेट इक्विटी का एक बेसिक कंसेप्ट चलता है कि एक मतलब फर्म को, एक कंपनी को चलाने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक डेट चाहिए, एक इक्विटी चाहिए। डेट मतलब एक्सटर्नल पैसा और इक्विटी मतलब इंटरनल पैसा, दोनों ला के हम एक कंपनी को चलाते हैं। तो ये जो दोनों का रेशियो क्या मेंटेन करना है, तो वो रेशियो मतलब दो चीज़ों का प्रपोर्शन, कि ये इतना ये इतना। जैसे हम खाना खाते हैं तो उसमें 3 रोटी ले ली और एक सब्जी ले ली, एक दाल ले ली, थोड़े चावल ले लिए, तो हमने रेशियो क्या रखा, किस चीज़ का क्या रेशियो है। ऐसा नहीं है ना कि रोटी का थोड़ा ज़्यादा रेशियो है, किसी को चावल पसंद होते हैं तो उसका रेशियो चावल का ज़्यादा होता है। उस टाइप से एक रेशियो का हमको पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे ये फंडामेंटल इन्वेस्टिंग। देखो, शेयर मार्केट में दो टाइप से इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक फंडामेंटल, एक टेक्निकल। टेक्निकल बोले तो चार्ट्स देखना, बार ग्राफ्स देखना, वो देख के आप एनालाइज करते हो कि ये शेयर ऊपर जाएगा, ये शेयर नीचे जाएगा। एक होता है फंडामेंटल इन्वेस्टिंग, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपने अगर किसी फर्म में पैसा डाला है, किसी कंपनी में पैसा डाला है, तो उसके रेशियोज अच्छे हैं, उसकी फ्यूचर लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस हैं, उसके मतलब जो जैसे लंबी चलेगी। ऐसा नहीं है कि मान लो जैसे रेशियो अगर खराब है तो जल्दी उसका गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकता है, जो ऑडिट से मैं आपका कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया समझ में। हम पहले एक एक सारे रेशियो समझेंगे, बैलेंस शीट के साथ समझेंगे, पी&एल के साथ समझेंगे। मैं आपको बिल्कुल एकदम खोल के रख दूंगा पूरा रेशियो। ठीक है, आपको बने रहना है, बस आधा घंटा मुझे दीजिए, आपको रेशियो में इतना ज़्यादा कंफर्ट आ जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर करके अपन समझाएंगे। ओके, कुछ भी डाउट हो जस्ट मेंशन इन कमेंट। ठीक है, रेशियो में पहला स्टार्ट कर रहे हैं हम करंट असेट्स। ठीक है, दोज असेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब 12 मंथ्स, 1 ईयर जो भी बोलो एक ही बात है। 12 मंथ्स में अगर कन्वर्ट हो जाए कैश में, मतलब जो करंट असेट मतलब जिससे हमको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेगा, फ्यूचर में मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलेगा। करंट लाइबिलिटी मतलब जहाँ पे हमको फ्यूचर में पेमेंट्स करने पड़ेंगे। ओके, ये बेसिक चीज़ है। असेट और लाइबिलिटी तो आप समझते हो। अब करंट असेट मतलब जो विद इन 1 ईयर अपने को रियलाइज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा कैश में। करंट लाइबिलिटी मतलब जो विद इन 1 ईयर हमको पे करना पड़ेगा, ये आएगा ये जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। ओके,
अब देखो क्विक असेट्स क्या होता है और करंट असेट में क्या फर्क है। क्विक असेट्स मतलब वो असेट्स जो हाथों हाथ रियलाइज हो सकते हैं, मतलब 12 मंथ्स में भी बिल्कुल 2-3 महीने में ही रियलाइज हो जाए। जैसे एग्जांपल क्या है, कैश एंड बैंक, आपके पास कैश तो आपके पास काउंटर पे रखा है, बैंक मतलब बैंक में से जाके आपने पैसा चेक डाला और या फिर विड्रॉल फॉर्म भरा और पैसा निकाल दिया। ओके, डेटर्स मतलब आपने किसी को सेल की, सामने वाले से पैसा लेना है, सेल वगैरह सब कंप्लीट है, डेटर्स बुकड है, सिर्फ पेमेंट लेना है, महीना 2 महीना क्रेडिट पीरियड दे दिया तो वो भी पैसा आना आना ही है। बिल्स रिसीवेबल ये सिमिलर टू डेटर्स ही होता है, ठीक है। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज हम पढ़ते हैं ना, उसी के बिल्स जो हमको बिल रिसीवेबल मतलब बिल्स का पैसा आना बाकी है, वो पार्ट। फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब कहीं पे हमने 2 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था कि 2 महीने में रिटर्न कमा के हम बेच के निकल जाएंगे। मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब वो सिक्योरिटीज जो मार्केटेबल है, जो ट्रेड कर सकते हैं, जैसे टी बिल्स वगैरह इस टाइप का कुछ होल्ड कर रखा है तो वो आप बेच सकते हो आगे। फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस मतलब लोन और एडवांसेस शॉर्ट पीरियड के लिए है तो वो क्विक असेट्स में आ जाएंगे, लॉन्ग पीरियड के लिए है तो वो लॉन्ग टर्म असेट्स में जाएंगे। ओके, ये हो गया हमारा क्विक असेट्स। ये इतने सारे मैंने आपको इतने प्यारे कंसेप्ट बना के दिए, सारे फॉर्मूला इनमें गिवन है, आप एग्जाम टाइम पे पढ़ोगे, आप 15 to 20 मिनट्स पूरा रेशियो रिवाइज कर सकते हो और बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और ये मैं जो कंसेप्ट नोट्स है ये कहाँ अपलोड कर दूंगा, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में और चैनल डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, कहीं से भी आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो। ओके, फिर हमारा आ गया करंट असेट में क्विक रेशियो, क्विक असेट्स हो गया, अब करंट असेट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, स्टॉक और प्रीपेड। स्टॉक और प्रीपेड क्या होता है, एक्सपेंसेस। स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, इन्वेंट्री आपके पास 1 करोड़ रुपए की है मान लो, आपको आगे सेल करनी पड़ेगी, जब जाके वो रियलाइज होगी उसके बाद डेटर्स बनेंगे, फिर पैसा मिलेगा, मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। 12 महीने में तो हो जाएगा लेकिन 8 मंथ्स 9 मंथ्स भी लग सकते हैं। ओके, 12 महीने के अंदर है, क्विक असेट्स भी 12 महीने के अंदर है, करंट असेट भी 12 महीने के अंदर है, लेकिन वो क्विक है मतलब वो 1-2 महीने 3 महीने में हो जाएंगे, इनको टाइम लगेगा थोड़ा, ये दोनों 12 महीने के अंदर, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब आपको कोई एक्सपेंस करना था, मान लो आपने रेंट पे कर दिया पूरा 1 ईयर का, ठीक है, रेंट पे कर दिया, उसके बाद क्या हुआ कि आपको रेंट रियलाइज होना, मतलब रेंट की आप सर्विसेज यूज करोगे, आपने फैक्ट्री का रेंट पे कर दिया 1 साल का एडवांस में, तो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको यूज करोगे ना, मतलब उस फैक्ट्री को यूज करोगे तो आपका रेंट जो भी है कैंसल आउट होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या हो रहा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब आपको वो सर्विसेज ही लेनी पड़ेगी, उसके अलावा आप ये नहीं बोल सकते कि सर हमने सर्विसेज नहीं लेके हम क्या कर रहे हैं, हम सीधा सामने वाले से रिटर्न ले लो। रिटर्न ले लोगे तो क्या होगा, वो फुल पेमेंट नहीं देगा, वो कुछ डिडक्ट करेगा, कुछ भी केसेस हो सकते हैं। अपन अभी बात कर रहे हैं जितना, मान लो हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस 1 CR है तो हमको पूरा 1 CR सर्विसेज कैसे ले पाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा करंट असेट्स, करंट असेट्स, ठीक है। ऐसे ही करंट लाइबिलिटीज पढ़ लो, क्या सेटल्ड और पेड विद इन 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर 12 मंथ्स के अंदर हमको सेटल करनी ही पड़ेगी। क्या क्रेडिटर्स, किससे उधार पे माल लिया है, क्रेडिट पे माल लिया है, ठीक है। बिल्स पेबल, बिल्स एक्सचेंज में हम पढ़े थे, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल मतलब जो बिल्स जो आपको देने हैं, जो आपको सामने वाले को पे करने पड़ेंगे। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया तो उसको विद इन 15-20 डेज आपको देना पड़ेगा, या मान लो आपका कैसे रेंट ड्यू हो गया तो रेंट आपको विद इन 1 मंथ देना पड़ेगा, इस टाइप से। फिर शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स यहाँ पे वहाँ पे अपन ने ऊपर क्या पढ़ा था, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये वाला हम किसी को लोन्स दे रहे हैं, ये वाला क्या है, ये नीचे वाला ये हम किसी को लोन ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, देखो टैक्स का प्रोविजन करना पड़ता है, 31 मार्च 31 मार्च की ईयर एंड की बुक्स बनती है, तो उसमें आपने मान लो 1 CR 2 CR का जो भी आपका प्रोविजन था टैक्स का वो आपने कर दिया। उसके बाद अब पेमेंट कब करना पड़ेगा, जब आप ITR फाइल करोगे, जब आप रिटर्न फाइल करोगे, शुरू में तो एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, उसके बाद अब जब आप रिटर्न फाइल करोगे, अपना सितंबर ले लो, अक्टूबर ले लो, जुलाई ले लो, जो भी आपका टाइम पीरियड है, तब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, मतलब एक 4-5 महीने 3 महीने इस टाइप के टाइम पीरियड में आपको देना पड़ेगा, तो ये आपकी हो गई क्विक लाइबिलिटीज। ओके, और बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट जनरली 1 ईयर का होता है, ठीक है, तो इसको 1 ईयर का मान के अपने करंट लाइबिलिटीज में ऐड कर लिया है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल मतलब वो कैपिटल, वो पैसा जो हर टाइम हर मोमेंट हर पल वर्क कर ही रहा है, वर्किंग प्रोसेस में, कंटिन्यूस प्रोसेस में, ठीक है। करंट असेट्स मतलब जो पैसा आपको विद इन 1 ईयर आने वाला है, मान लो 2 CR आने वाला है, और करंट लाइबिलिटी मतलब 1.5 CR मान जाने वाला है, तो आपको 2 CR आने वाला है, 1.5 CR जाने वाला है, मतलब नेट आपके पास कितना बचेगा, 0.5 CR, 0.5 CR, ठीक है। 50 लाख रुपए अगर आपके पास बचते हैं, वो आपकी वर्किंग कैपिटल हो गई, मतलब आप इतना पैसा और कहीं यूज कर सकते हो, इतना आपके पास एक बफर है, ठीक है।
मतलब आपको सिंपल सी बात ये समझ में आ गया ना आपको, आपको पूरे साल में कितना पैसा देना है और कितना पैसा आना है, उसमें से नेट अगर बच जाता है। वर्किंग कैपिटल शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव फॉर अ गुड बिजनेस। एक अच्छे बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल अगर पॉजिटिव रहेगी तो बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। अगर वर्किंग कैपिटल नेगेटिव हो जाती है तो कहीं ना कहीं बिजनेस की लॉन्जिटिविटी पे या प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ सकता है। ठीक है, मान लो हम सेल्स उतनी नहीं कर पा रहे लेकिन हम माल बहुत सारा लाके इकट्ठा हो गए, फिर भी वो करंट एसेट की डेफिनेशन में आएगा लेकिन क्विक एसेट्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा, तो क्विक रेशियो आपका नेगेटिव हो जाएगा। उस टाइप से हमको चलना है। एवरेज ऑफ एनी फाइनेंशियल आइटम, ठीक है, ये वाला चीज एवरेज ऑफ एनी फाइनेंशियल आइटम, किसी का भी एवरेज करना है, ओपनिंग लो क्लोजिंग लो डिवाइड बाय 2 कर दो, ये तो बेसिक चीज है। किसी का भी एवरेज करना है, ओपनिंग लो क्लोजिंग लो डिवाइड बाय क्या कर दो, 2 कर दो। ओके, बढ़िया जा रहे हैं। चलो अब देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ, इसको आप अच्छे से समझ लोगे आपका बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं आपको बैलेंस शीट से समझा देता हूँ, फिर मैं आपको इसको डिराइव करवा दूंगा एक एक। बैलेंस शीट पे आते हैं। बैलेंस शीट में ये हमारा हो गया लाइबिलिटीज पार्ट, ये हो गया हमारा असेट्स पार्ट। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल को बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर फंड। रिजर्व एंड सरप्लस को बोलते हैं ये कहीं ना कहीं एक इक्विटी का ही पार्ट है। ठीक है, तो इन तीनों को अगर आप मिला लेते हो तो इन तीनों को मिला के बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स का फंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का फंड और रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो इक्विटी का ही पार्ट माना जाता है। तो तीनों को मिला के शेयर होल्डर्स फंड, ये मतलब इंटरनल कैपिटल हो गई आपकी। ओके, फिर ये अगर आपने लॉन्ग टर्म डेट इसमें इंक्लूड कर दिया, लॉन्ग टर्म डेट मतलब बाहर से जो भी डिबेंचर्स बॉन्ड्स या फिर आप लोन ले रहे हो, बैंक लोन वगैरह ले रहे हो, बाहर से जो भी आपने लोन लिया उसको ऐड कर दिया, तो ये हो गई हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड बोले तो क्या हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड बोले तो कितना पैसा आपने कैपिटल जो है एम्प्लॉय की है, बिजनेस में कितना पैसा डाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, देखो ये हो गया हमारा इंटरनल, ये हो गई हमारी इंटरनल कैपिटल। ठीक है, इंटरनल कैपिटल बोले तो जो शेयर होल्डर्स ने डाली है, जिनको हमको फिक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता है, ना इंटरेस्ट है ना कोई अपना चार्ज है। फिर ये हो गई हमारी एक्सटर्नल कैपिटल। एक्सटर्नल कैपिटल बोले तो जो बाहर से हम अमाउंट लेके आए हैं, जो हमने बिजनेस में डाला है और उससे मिला के हम बिजनेस में फ्यूचर रिटर्न्स कमाएंगे और फिक्स अमाउंट उनको हमको एज ए इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी हो गई कैपिटल एम्प्लॉयड। ये वाला बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा, इसको अच्छे से पढ़ लो। फिर ऊपर मैं डबल डेरिवेशन भी कराऊंगा आपको। फिर ये आ गई अपनी करंट लाइबिलिटीज़, क्या प्रोविजंस क्रेडिटर्स, उसके बाद अपना क्या हो गया बैंक ओडी वगैरह आ गई। फिर असेट्स वाला पार्ट थोड़ा ईजी है। फिक्स एसेट्स में क्या आ गया, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, उसके अलावा और इस टाइप की कुछ भी चीज़ है, जैसे मान लो आपके पास कोई कार है वो भी इसमें आ जाएगी, कोई लैंड है वो भी इसमें आ जाएगी, ये सब चीज़ें फिक्स एसेट्स में आ गई। लॉन्ग टर्म एडवांसेस, अगर आपने शॉर्ट टर्म दिए है तो वो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी में जाएंगे, लॉन्ग टर्म एडवांसेस है तो वो यहाँ आएंगे, LTA LTI, लॉन्ग टर्म एडवांसेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये पार्ट हमारा हो गया, ये पार्ट हमारा हो गया। ठीक है, फिर उसके अलावा करंट असेट्स में क्या आ जाएगा, करंट असेट्स में आ जाएगा डेटर्स, कैश इन हैंड, बैंक, तीनों चीज़ें करंट असेट्स में आ जाएगी। और भी मतलब ये मैंने कुछ कुछ एग्जांपल दिए, बाकी ऊपर हमने देख लिया है करंट असेट, क्विक असेट, करंट लाइबिलिटी, क्विक लाइबिलिटी सारी क्या है। ठीक है, अब ये आते हैं, हम इसको डिराइव करते हैं एक एक को। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना, इसको एक एक को हम डिराइव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं, देखो अब आपको अगर कोई बोलता है शेयर होल्डर्स फंड, नेटवर्थ, इक्विटी, ओनर्स फंड, प्रोप्राइटर फंड, सारी एक ही चीज है। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड अपना, जैसे इक्विटी शेयर, ये जनरली शेयर होल्डर्स फंड, इसमें प्रेफरेंस शेयर भी आ जाता है, इक्विटी आगे लग जाता है तो ये सिर्फ इक्विटी का पार्ट होता है। नेटवर्थ, इक्विटी, ओनर्स फंड, प्रोप्राइटर फंड, ये सारा एक ही चीज है। ठीक है, इतना क्लियर है। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अपन ने उठा ली, कौन सी वाली, ये वाली इक्विटी शेयर कैपिटल हमने उठा ली, ये वाली। ठीक है, इसमें हमने क्या जोड़ा, इसमें हमने ऐड किया है, क्या ऐड किया है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस इसमें ऐड करो, एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, मतलब जनरली जो इनिशियली आप जो भी एक्सपेंसेस इनकर करते हो, इनकर कब करते हो, इनिशियल एक्सपेंसेस जब आप इनकॉर्पोरेशन करने वाले हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह है, वो राइट ऑफ करने के लिए आपको टाइम पीरियड कंपनीज एक्ट प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो 5 साल में आपको ओवर द पीरियड जो भी रिटर्न ऑफ करना है, जैसे मान लो आपने 1 CR का एक्सपेंसेस करा है, 5 साल में रिटर्न ऑफ करना है, तो 1/5 मतलब 20 lakhs ईच ईयर आप रिटर्न ऑफ कर सकते हो। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल में। 2 चीज जोड़ दो, रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर माइनस क्या कर दो, मिसलेनियस एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, तो क्या आ जाएगा हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। ये क्लियर है। ओके, फिर उसके बाद इसमें आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, मतलब
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कोई माथाफोड़ी नहीं है कि आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस देखना है, कुछ भी इधर उधर का नहीं देखना है। सिंपल आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड लिया, उसमें आपने क्या जोड़ा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो आपका टोटल क्या आ जाएगा, आपका टोटल आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके। अब दूसरा देखो, बोरोड फंड्स, लोन फंड या डेट, ये अगर कुछ भी लिखा हो तो इसका मीनिंग एक ही है, इसलिए मैंने स्लैश मार के सारे ऑप्शंस लिख दिए। इज इक्वल्स टू क्या हो गया, सिक्योर्ड लोन्स या अनसिक्योर्ड लोन्स, दोनों लॉन्ग टर्म लोन्स में आएंगे, इधर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों लॉन्ग टर्म लोन्स में आएंगे। ओके। अब देखो, ये हो गई हमारी इंटरनल कैपिटल मतलब शेयर होल्डर्स फंड, बी हो गई हमारी एक्सटर्नल कैपिटल, बोले तो डेट वाला पार्ट, दोनों को मिला के क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब इंटरनल कैपिटल एक्सटर्नल कैपिटल दोनों को मिलाया तो कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके। अब देखो, इसमें अगर आप क्या ऐड कर दोगे, प्लस करंट लाइबिलिटीज, तो आ जाएगी टोटल लाइबिलिटी। कैसे किया है, देखो ये हमारी हो गई इंटरनल कैपिटल, ये हो गई हमारी इंटरनल कैपिटल, ये हो गई हमारी एक्सटर्नल कैपिटल, तीनों को मिलाया तो क्या आया, ये तीनों इंटरनल कैपिटल ही होगी, प्रेफरेंस भी इंटरनल कैपिटल होगा, तीनों को मिला क्या आया, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड जैसे आया, इसमें डेट ऐड की तो क्या बन गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड बनने के बाद करंट लाइबिलिटी ऐड की तो क्या बन गया हमारा, टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी, ठीक है, ये हमारा टोटल लाइबिलिटी बन जाएगा। ओके, ये क्लियर है इतना? कुछ भी डाउट हो कमेंट में आप पूछ सकते हो कि सर ये वाला रेशियो या ये वाला पार्ट मुझे क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मुझे फिर से बता दीजिए, तो ये आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, एनालिसिस ऑफ असेट साइड, असेट साइड को एनालाइज करेंगे। ठीक है, फिक्स्ड असेट, ग्रोस ब्लॉक माइनस डेप्रिसिएशन नेट ब्लॉक। ग्रोस ब्लॉक में से आपने डेप्रिसिएशन निकाला, मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप ग्रोस ब्लॉक को ग्रोस में मेंटेन करते हो, डेप्रिसिएशन निकालते जाते हो, तो आपका नेट ब्लॉक बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप गया आगे आपका नेट ब्लॉक आ गया। ठीक है, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स लिख दिए, लॉन्ग टर्म एडवांसेस लिख दो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लिख दो, ये हो गया। करंट असेट्स आ जाएगा, करंट असेट्स और तीनों चीजें लिखी तो क्या बन जाएगा आपका टोटल, टोटल असेट्स। टोटल असेट्स ये हमने यहाँ पढ़ा था क्या, फिक्स्ड असेट्स, लॉन्ग टर्म एडवांसेस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और करंट असेट मिला दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल असेट्स। ठीक है, टोटल असेट्स आ गया। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अगर इसमें से मैं और फॉर्मूलेस आपको डिराइव करके चल रहा हूँ, माइनस करंट लाइबिलिटी आपने अगर कर दिया, टोटल असेट में से करंट लाइबिलिटी निकाल दिया तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल लाइबिलिटी में से करंट लाइबिलिटी निकाल दिया तो क्या आ जाएगा, तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ फॉर्मूला का डेरिवेशन है, इधर से उधर से इधर पहुंचने की बात हो रही है बस। ठीक है, माइनस डेट किया तो क्या आ जाएगा, माइनस डेट किया तो हमारा आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। अब इसमें माइनस अगर मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कर दिया तो क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, उसमें से माइनस कर दिया मैंने रिजर्व एंड सरप्लस और ऐड कर दिया मिसलेनियस एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, तो क्या आ जाएगा हमारा, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, इतना क्लियर है? इतना बिल्कुल देखो, हमने पढ़े सिर्फ 2 पेज है, लेकिन बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो वहाँ हमको ध्यान देना है कि वो वहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, कौन सा नाम क्या बोलना चाह रहा है वो हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, अब हम आते हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये वाले जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, इन चीज़ों के बेस पे आपके सारे रेशियोज कवर हो जाएंगे। पहले आपको ये समझना ज़रूरी था कि कौन सा जो आइटम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, या तो बैलेंस शीट का या P&L का, तो वो आइटम बोलना क्या चाह रहा है, उसका मीनिंग क्या है, वो क्लियर हो गया। उसके बाद रेशियोज तो बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, ये हमारा आ जाता है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सेल्स, पहले सेल्स लिखेंगे, ये अपना इनकम स्टेटमेंट जो हमने लिवरेज में पढ़ा था ना, वो इनकम स्टेटमेंट पूरा कॉपी पेस्ट है, बस हल्का सा थोड़ा सा डिटेल्ड है ऊपर के पार्ट में। यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर निकाल दिया, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या मतलब, जो गुड्स हमने बनाए उसकी कॉस्ट क्या है वो निकाल दिया तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ गया। ग्रोस प्रॉफिट मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे, फैक्ट्री लेवल पे होता है कि यहाँ पे हमारा ग्रोस प्रॉफिट कितना बचा। अभी सिर्फ मान लो हमने लेट से 2 करोड़ की सेल्स करी, तो 2 करोड़ की सेल्स करने के लिए जितनी यूनिट्स हमें लग रही थी, लेट से 2 लाख यूनिट्स लग रही थी, 100 रुपीज़ ईच का मान लेते हैं, तो 2 करोड़ की अगर हमको सेल्स करनी थी, 2 लाख यूनिट्स लग रही थी, तो सिर्फ उनको बनाने का कितना खर्चा आया, डायरेक्ट कितना खर्चा आया, तो वो हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, उसके बाद आता है जीपी। जीपी में से अगर आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल दिए, ऑपरेटिंग मतलब जो ऑपरेट करने के खर्चे हैं, जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह आ जाती है, इसको निकाल के तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट कर दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दो, एक्सपेंसेस लेस कर दो। क्यों, हम उल्टा इफेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हटा दो, जो बिजनेस के रिगार्डिंग नहीं है, जैसे डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन वगैरह,
ये वाले एक्चुअल खर्चे नहीं होते, तो इनको हमने हटा दिया। अब क्या आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, मतलब ईबीआईटी। अब यहाँ से आपको बहुत कंफर्ट आ जाएगा। हमने कितने सारे क्वेश्चन किए, नहीं करके हमने 30 समथिंग क्वेश्चन तो करे होंगे लिवरेज के। पूरे जो हमने प्रैक्टिस की है पूरा यूट्यूब पे हमारा डला हुआ है, ठीक है। यूट्यूब पे आप आराम से, मतलब अगर 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाते हो और साथ में अगर ढंग से लिखते हो, उनको एक एक लिख के देखते हो, उसके अलावा प्रीवियस आरटीपी भी एक बार नजर घुमा लेते हो, तो आई डोंट थिंक आपको लिवरेज चैप्टर में कोई भी इशू आएगा। वैसे ही हम सारे चैप्टर्स करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी जैसे ही ईबीआईटी आया, अब तो लिवरेज पढ़ा हुआ बच्चा तो बोल देगा सर यहाँ से तो मेरे को दे दो, आप रहने दो, आप साइड रखो पेन, अब मैं करूंगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से जैसे ही इंटरेस्ट निकाला, इंटरेस्ट निकालने पे क्या है पीबीटी, ओके। फिर क्या करेंगे, फिर टैक्सेस निकालेंगे, टैक्सेस निकालेंगे तो क्या आएगा पीएटी, पीएटी भी आ गया, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो लास्ट में जब आरटीपी वगैरह की क्वेश्चन मैंने लिवरेज में कराए थे, तो वहीं पे प्रेफरेंस डिविडेंड का एडजस्टमेंट भी आ गया था। प्रेफरेंस डिविडेंड जैसे ही निकाला तो क्या आएगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, EAES, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्या आ जाएगा EAES, ठीक है। इसमें से अगर इक्विटी डिविडेंड आपने निकाल दिया तो आपका आ जाएगा रिटेन्ड अर्निंग। इसी को हम जनरली वहाँ पे क्या करते थे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स करते थे, तो ईपीएस आ जाता था। ईपीएस के दो पार्ट होते हैं, डिविडेंड पर शेयर और रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर, डीपीएस आरपीएस। क्लियर है, इतना किसी को कुछ डाउट है? आपने अगर ये इतना समझ लिया ना, तो अब आपके रेशियोज बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे, ठीक है। बेसिक एक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बचा है, उसके अलावा फिर तो हम रेशियोज ही पढ़ने वाले हैं सीधा सीधा, ठीक है। तो हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पहले यहाँ से समझ लेते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट मैंने ये भी बना दिया है सो दैट आपको बिल्कुल इजीली कन्वीनियंटली समझ में आ जाए। देखो ये हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब कितना हमारे पास ओपनिंग का स्टॉक था। इसमें हमने क्या किया, और परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर। डायरेक्ट वेजेस, जो डायरेक्ट खर्चे हमने करे हैं, जैसे डायरेक्ट ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, इस टाइप के खर्चे, अब माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक। बेसिक सी बात है, कुछ इधर के आइटम है कुछ इधर के आइटम है, तो इधर वाले ऐड करेंगे इधर वाले माइनस करेंगे, या फिर इधर वाला ऐड कर दो इधर वाला माइनस कर दो, बेसिक चीज़ है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट वेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक और किस तरीके से करते हैं, सेल्स माइनस जीपी। तो ये हमारा क्या बचा, सेल्स माइनस जीपी। सेल्स माइनस जीपी का फॉर्मूला भी क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और एक और फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट वेजेस माइनस क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये इतना क्लियर है पूरा, मैंने एकदम 11th-12th वाले बच्चों को समझाते हैं, सीए फाउंडेशन में भी अपने फाइनल अकाउंट्स तो किया ही है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बना के बता दिया कि कैसे हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ रहा है। तो आपको नहीं समझ में आए तो आप ऐसा चार्ट बना के रफ वर्किंग कर सकते हो। एग्जाम में भी अगर आप करते हो तो कोई आपको इसके मार्क्स अलग से नहीं घटेंगे, ठीक है। ये वाली चीज़ अगर आप कंफ्यूज होते हो तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आप कर सकते हो, ठीक है। ये पहला अपना क्या फॉर्मूला था, सेल्स माइनस जीपी, चलो ये हमने डिराइव कर लिया। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सर ये तो अभी देखा, जस्ट देखा, बस यही तो करना था। अगर दो फॉर्मूले आपने कनेक्ट कर लिए तो बट जो बाकी के हम 2 फॉर्मूले 3 फॉर्मूले हैं वो ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और क्या बोल रहे हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल आपने कितना कंज्यूम किया, प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी। मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मतलब आपकी परचेजेस, क्या आपने और कितना कंज्यूम किया है। उसके अलावा क्या, डायरेक्ट वेजेस तो उस फॉर्मूले में भी था, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड उस फॉर्मूले में भी था, ओपनिंग स्टॉक उस फॉर्मूले में भी था, और क्लोजिंग स्टॉक उस फॉर्मूले में भी था, ठीक है। अब देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ पे इसका ही डेरिवेशन हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। यहाँ पे जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ हमको दिख रहा है, यहाँ इसका डेरिवेशन किया है, क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ आरएम प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब आपके पास मान लो 100 रुपए थे, ठीक है, 100 स्टॉक पड़े थे, 100 मान लो, 100 में आपने 500 और मंगाए, तो 100 प्लस 500 आपके पास अब कितने हो गए टोटल, 600। 600 में से सारे यूज हो गए, सिर्फ 50 बचे, मतलब 600 माइनस 50, आपने 550 का रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है। ओपनिंग था 100, मंगाए 500 और बचा कितना 50, मतलब 550 आपने यूज किया है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपका, ओके। अब आ जाते हैं हम रेशियोज पे। पूरा ये मैंने जितना भी बैकग्राउंड दिया है, हमारा 23 मिनट्स हो गए। ये बैकग्राउंड सिर्फ इसलिए दिया है सो दैट आपको बिल्कुल एकदम अब रेशियोज के फाइनेंशियल आइटम का मीनिंग तो समझ में आ गया कि कोई वर्ड लिखा है तो उसका मीनिंग क्या होता है, इंटरप्रिटेशन क्या होता है, उसको पढ़ते कैसे। अब रेशियोज तो बहुत ईजिली हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
करंट रेशियो बोले तो करंट असेट अपन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। करंट रेशियो बोले तो करंट असेट्स अपन करंट लाइबिलिटी। फिर क्विक रेशियो बोले तो क्विक असेट्स अपन करंट लाइबिलिटीज। अब यहाँ पे करंट लाइबिलिटी मत ले लेना, क्विक असेट्स अपन करंट लाइबिलिटीज। क्विक असेट्स इज इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अपन ने ऊपर पढ़ लिया है, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को करंट असेट में से हटा देते तो क्विक असेट बन जाता है, क्विक असेट में अगर जोड़ देते तो करंट असेट बन जाता है। बेसिक सिंपल सा फंडा है। अब देखो करंट असेट मान लो यहाँ पे है हमारा 200, मतलब 200 लिख लो, और यहाँ पे 150। तो अगर ये है मतलब 1 से ज़्यादा है तो फेवरेबल है, अच्छा है। 1 से कम हो तो जनरली नेगेटिव होता है, अगर कोई कमेंट मांगता है तो 1 से कम हो तो नेगेटिव होता है। आइडियली तो 2:1 होना चाहिए, ठीक है। तो 15/20 जो भी हमारा आंसर आ रहा है इसमें 1.33 आएगा शायद, फिर भी एक बार देख लेते हैं। 1.33, ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर यहाँ पे ऐसे ही सेम एग्जांपल मान लो यहाँ पे 150/150 है, ये अगर 1 भी आ जाता है तो चल जाता है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं हम सुपर क्विक रेशियो। सुपर क्विक मतलब क्विक से भी सुपर और अल्ट्रा प्रो मैक्स जो भी आपका है, ठीक है। सुपर क्विक रेशियो कैसे करेंगे? कैश एंड बैंक मतलब हाथों हाथ पैसा पड़ा है अभी निकाल के ला सकते हैं, प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब मार्केट में ये सिक्योरिटीज हाथों हाथ बिक जाएगी, ट्रेडेबल है, सेलेबल है। डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी मतलब आपके पास कितना पैसा इंस्टेंट अभी 1 हफ्ते में 2 दिन में आपके पास आ सकता है, उतना पैसा डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। ये हो गया हमारा सुपर क्विक रेशियो, ठीक है। फिर आ गया डेट रेशियो। डेट रेशियो क्या बोलता है? डेट अपन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड में था अपना इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डेट। इन तीनों में मिला के आपका डेट कितना है, आपने टोटल कैपिटल में डेट कितना है, तो वो हो गया डेट रेशियो, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट इक्विटी रेशियो सिंपल बोला है, जनरली रेशियोज में आपको डेट इक्विटी रेशियो बोला है, जो फर्स्ट बोला है उसको न्यूमरेटर में लिख दो, जो सेकंड बोला है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। डेट ये अपना हो गया, देखो ये हो गया डेट, फिर ये इक्विटी हो गया, डेट अपॉन इक्विटी, ठीक है। फिर कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो ये थोड़ा सा अलग है, मैं आपको बता देता हूँ। कैपिटल गियरिंग रेशियो मतलब वो कैपिटल, आपके पास टोटल कैपिटल है मान लो 100, जिसमें से 30 आपकी डेट है, 30 आपकी क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मतलब इनका फिक्स्ड इंटरेस्ट अपने को देना पड़ता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी देना पड़ता है, जो भी उनका परसेंटेज है, जो भी उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो गया, कॉस्ट ऑफ डेट आपको एक फिक्स अमाउंट देना पड़ता है, डिबेंचर हो गया, लॉन्ग टर्म लोन हो गया, या फिर अपना बॉन्ड्स हो गया, ये सब कुछ भी हुआ तो हमको एक फिक्स अमाउंट देना पड़ता है। तो फिक्स वालों को ऊपर लिख दो, क्या, डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऊपर लिख दिया फिक्स वालों को। नीचे इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ देना पड़ता है क्या? कुछ भी नहीं देना पड़ता है, तो उनको नीचे लिख दो। फिक्स वाले ऊपर और कुछ भी नहीं देना पड़ता है, मतलब फ्री वाले नीचे, फिक्स वाले ऊपर, फ्री वाले नीचे, ठीक है। तो डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऊपर आ गया, नीचे क्या आ गया, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है इस वाले फॉर्मूले को, तो इसको अच्छे से अपने को याद करना है, ठीक है। प्रोप्राइटरी रेशियो बोले तो प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल असेट, मतलब प्रोप्राइटर मतलब वही शेयर होल्डर्स फंड कितना डाला है आपने टोटल असेट्स में। टोटल लाइबिलिटीज भी नीचे आ सकता है, क्योंकि टोटल असेट इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज, ठीक है। तो आपने खुद का पैसा कितना लगाया है टोटल बिजनेस में, खुद का पैसा कितना लगाया, प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल असेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज, ठीक है। ये हो गए हमारे क्या, बैलेंस शीट आइटम वाले हो गए, ठीक है। बैलेंस शीट आइटम वाले काफी क्वेश्चंस में आते हैं। अब देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बोले तो कितना आपने रिटर्न वगैरह कमाया उसके बारे में। हमने लेवरेज में भी सेम क्वेश्चन पढ़ा था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो क्वेश्चन नंबर 38 था, जो अपना आरटीपी May 26 में शायद आया था। ये वाला क्वेश्चन भी अपने को अच्छे से, मतलब ये फॉर्मूला वहाँ अप्लाई हुआ था। तो मैंने आपको बोला था कि रेशियो से और पूरा जब एफएम कवर हो जाएगा ना, तब ज़्यादा और आपको कनेक्टिविटी बैठेगी। अभी शुरू में लग सकता है एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन, उसमें कंसेप्ट पूछा गया था, तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने को पूरा जब एफएम होगा तब सम अप हो जाएगा, तब बहुत ईजी आपको पड़ेगा, आराम से क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ईबीआईटी मतलब आपने कितना पैसा कमाया इंटरेस्ट और टैक्सेस देने के पहले, मतलब जो आपका एक तरीके से बिजनेस के खर्चे काट के, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, ठीक है। मतलब आपने कितना पैसा कमाया बिजनेस के खर्चे काट के, और कितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया था, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल को एम्प्लॉय किया था, ठीक है, बिजनेस में। और ये 1 - t भी कर सकते हैं जब क्वेश्चन में स्पेसिफिक गिवन हो, अदरवाइज ईबीआईटी लेना। 1 - t मतलब आपको टैक्सेस का इंपैक्ट हटाने की बोल रहे हैं, ओके। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और डेट, सारी चीजें मिला के हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाती हैं। नेटवर्थ क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड में से डेट निकाल दो, जो हमने ऊपर फॉर्मूले में पढ़ दिया था। मैं डबल इसलिए फॉर्मूले रिवाइज करा रहा हूँ, सो दैट जो आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो दिमाग में बैठ जाए, ओके।
फिर आता है हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी बोले तो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी, अर्निंग्स आफ्टर इक्विटी अपॉन इक्विटी इंटू 100, मतलब अर्निंग जितने भी इक्विटी वालों के लिए अवेलेबल है डिवाइडेड बाय इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100, ये हो गया आपका रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब इक्विटी पे कितना पैसा आपने रिटर्न कमाया। ठीक है। जीपी रेशियो, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, देखो ये साले, ये जो सारे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं हमारे, ये देखो यहाँ से जीपी हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, सबके नीचे सेल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ आ जाते हैं। जीपी रेशियो, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये क्या है, P&L का आइटम है। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इंटू 100। ठीक है, सिंपल। फिर ये मतलब सेल्स का कितना पोर्शन है, मतलब मान लो अपन 100 रुपीज़ की सेल्स कर रहे हैं तो 1%, 2%, 4% ये कितना है वो हमको पता चल जाएगा। जनरली जीपी वगैरह ज़्यादा आना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हैं, खर्चे कम आने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये वाले खर्चे कम आने चाहिए। तो ये रेशियोज हमारे हायर होने चाहिए, ये रेशियोज हमारे लोअर होने चाहिए, जनरली एक बता रहा हूँ। नेट प्रॉफिट बोले तो नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। सेलिंग एक्सपेंसेस बोले तो सेलिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इंटू 100। इसमें कुछ भी डाउट क्या था क्या, P&L का कुछ भी आइटम हो अपन में सेल्स डाल दो इंटू 100। ठीक है। फिर दूसरी चीज़ क्या है, अगर मान लो डेटर्स वगैरह आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, कहीं परचेज भी आ सकती है क्रेडिटर के केस में। अभी आते हैं मिक्स्ड रेशियोज, ये हमारे क्या हो गए, P&L के आइटम हो गए, ये बैलेंस शीट के आइटम हो गए। अब थोड़े से मिक्स्ड रेशियोज। ओके, मिक्स्ड रेशियोज में क्या, कहीं पे भी अगर एवरेज का बोले P&L आइटम का तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 कर दो, ये तो बेसिक चीज अपन ने पढ़ लिया था। न्यूमरेटर जनरली P&L आइटम आएगा, डिनोमिनेटर जनरली बैलेंस शीट आइटम आएगा। ये कोई रटने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आपके दिमाग में फिट हो जाता है कोई चीज़ तो वो अच्छा है। कहीं ना कहीं एग्जाम में छोटी सी चीज़ के लिए आप अटक जाते हो, तो इसके लिए मैं जनरली आपको बता रहा हूँ, न्यूमरेटर P&L का आइटम आता है, डिनोमिनेटर अपना क्या आता है, बैलेंस शीट का आइटम आता है। ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, कैपिटल आपने कितना डाला उसका टर्नओवर रेशियो, कहीं पे भी कोई सा भी आप टर्नओवर रेशियो पढ़ लेते हो तो सेल्स को न्यूमरेटर में डाल दो, टर्नओवर रेशियो सेल्स को न्यूमरेटर, टर्नओवर रेशियो सेल्स को न्यूमरेटर। ये यहाँ पे टर्नओवर रेशियो COGS, क्योंकि स्टॉक के लिए सेल्स को ना देख के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को देखा जाता है, तो स्टॉक के केस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। डेटर्स टर्नओवर में ये क्रेडिट सेल्स आ गई, कैश सेल्स नहीं आएगी इसमें। क्रेडिटर्स टर्नओवर में अब यहाँ क्रेडिटर्स है तो यहाँ परचेजेस आ गई, पर आज जनरली अपना P&L का आइटम रहा है ऊपर। ठीक है। अब देखो फिक्स्ड असेट नीचे आ गया, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो तो फिक्स्ड असेट नीचे, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो वर्किंग कैपिटल नीचे, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो तो कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो भी काफी क्वेश्चंस में पूछा जाता है तो उसमें टोटल असेट्स नीचे आ जाएगा। फिर अपना स्टॉक टर्नओवर तो स्टॉक नीचे। अब यहाँ पे एवरेज स्टॉक लिखा है, क्यों, क्योंकि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, P&L आइटम के ओपनिंग भी होते क्लोजिंग भी होते। बैलेंस शीट में तो 31 मार्च का बैलेंस होता है एट द ईयर एंड का। ठीक है, बैलेंस शीट एज ऑन डेट बनती है, लेकिन P&L फॉर द ईयर एंडिंग बनता है, पूरे साल का। डेटर्स टर्नओवर रेशियो एवरेज डेटर्स, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो एवरेज क्रेडिटर्स। ठीक है, इतना क्लियर है। अब अदर इंपॉर्टेंट रेशियोज, ये मिक्स्ड रेशियोज अपन ने P&L और बैलेंस शीट दोनों के कर लिए, पहले बैलेंस शीट के कर लिए, फिर P&L के कर लिए, फिर मिक्स वाले कर लिए। अब अदर जो और भी क्वेश्चंस में इधर उधर कनेक्ट करके पूछे जाते हैं वो वाले रेशियोज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। अर्निंग्स पर शेयर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये EPS तो लिवरेज में इतनी बार किया है कि आराम से आपको आ जाना चाहिए। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितनी बची है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने बाकी हैं। ठीक है, कितने नंबर है, मतलब मान लो 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो मतलब 1 CR की आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई, और 10 लाख जो है आपके नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, क्वेश्चन हम करेंगे, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अभी हम सिर्फ रेशियो के कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, रेशियो के फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल एक एक चीज़ मैं आपको लॉजिक से दे रहा हूँ। आपको अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि मैंने रटवाया है या ऐसा कुछ है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं खुला आपको चैलेंज करता हूँ कि अगर मैं कुछ रटने की बोल रहा हूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा आपको लॉजिक से पढ़ाऊँ, सो दैट आपको एग्जाम में रटाफाई ना करना पड़े, और एग्जाम में मान लो आप प्रॉपर प्रिपरेशन ना भी कर पाओ, तबीयत खराब या कुछ भी, तो आपने इतना अच्छे से पढ़ा हुआ हो कि आप आराम से एग्जाम में प्रैक्टिकल कंसेप्ट जो मैं पढ़ाने वाला हूँ FM AFM वगैरह, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है। डिविडेंड पर शेयर बोले तो इक्विटी डिविडेंड, मतलब जितना भी आप डिविडेंड देते हो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये अपना क्या हो गया, डिविडेंड पर शेयर। मतलब मान लो आपने 2 लाख का डिविडेंड दिया और 50,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स है, तो एक को कितना मिला, 4।
4, तो DPS डिविडेंड पर शेयर मतलब 4 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है। रिटेंशन रेशियो क्या, रिटेंशन रेशियो मतलब आपने अर्निंग करी 10 रुपीज़ की और आपने डिविडेंड सिर्फ 5 रुपये का दिया, 5 रुपये आपका बच गया, तो वो क्या हो गया आपका रिटेन कर लिया, रिटेंशन पर शेयर, रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो बोले तो वो परसेंटेज में आ जाता है, रिटेंशन पर शेयर बोले तो EPS माइनस DPS। अब EPS माइनस DPS अपॉन EPS इंटू 100, क्यों, क्योंकि ये हम रेशियो निकाल रहे हैं, तो मतलब 10 रुपये में से हमने 5 रुपये अगर बचाया है, डिविडेंड देखिए 5 रुपये बचा लिया है, तो 5/10 इंटू 100 मतलब 50% आपने रिटेन कर लिया है, ओके। बुक वैल्यू पर शेयर या बैलेंस शीट वैल्यू पर शेयर, अब देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड कितना है, अपना इक्विटी शेयर होल्डर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस अपना एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ वाला, ठीक है। ये अपन ने यहाँ लिख दिया ऊपर, क्यों, क्योंकि बुक वैल्यू में इतना है। आज अगर हम पूरा बुक्स क्लोज करते हैं, सारा बेच बुचा के खत्म करते हैं मामला, तो डेट वेट को क्लियर करके, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्लियर करके, करंट लाइबिलिटीज को क्लियर करके कितना हमारे पास पैसा बचता है, वो बचता है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब एक इक्विटी शेयर होल्डर को कितना पैसा मिलेगा। तो ये आपकी हो गई बुक वैल्यू पर शेयर, मतलब आज एक शेयर की बुक वैल्यू क्या है, मतलब बुक्स में वैल्यू क्या है। अगर आज हम सारा माल बेच दें, सारा हम क्रेडिटर्स सेट ऑफ कर दें, सारा डेटर्स रियलाइज कर ले, सारे एसेट्स बेच दें, सारे लाइबिलिटीज पेड ऑफ कर दें, तो बचेगा क्या, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। तो वो एक शेयर होल्डर को कितना पैसा बुक वैल्यू मिलेगा, वो बोलता है अपना क्या, इक्विटी शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। इस फॉर्मूले को बोलते हैं बुक वैल्यू पर शेयर या बैलेंस शीट वैल्यू पर शेयर, ठीक है। फिर आता है प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस आगे है, देखो प्राइस आगे, मैंने रेशियो का बेसिक कंसेप्ट आपको समझाया, प्राइस आगे अर्निंग पीछे, कंफ्यूज नहीं होना है। ये मैं रटने की नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको इंटरप्रिटेशन में बता रहा हूँ कि किसी वर्ड्स को अगर लिखा है तो कैसे इंटरप्रेट करना है। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको बैठ के रटो, रटने की बात नहीं, कभी एग्जाम में कंफ्यूजन हो, आपने एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किया, पूरा क्वेश्चन चला जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्राइस ऊपर है तो हमारा प्राइस ऊपर आ गया, अर्निंग नीचे आ गया, तो ये हो गया MPS अपॉन EPS, प्राइस अर्निंग रेशियो। अब यहीं पे अर्निंग प्राइस रेशियो देख लो, अर्निंग प्राइस रेशियो EPS अर्निंग पहले, प्राइस MPS बाद में इंटू 100, रेशियो जनरली ये बोल रहा है इसलिए, ओके। फिर आता है अपना, इसको अर्निंग यील्ड भी बोलते हैं, डिविडेंड यील्ड इसको बोलते हैं क्या, डिविडेंड प्राइस, ठीक है, डिविडेंड प्राइस। तो डिविडेंड प्राइस क्या बोलते हैं, डिविडेंड प्राइस, डिविडेंड अपॉन MPS इंटू 100, ठीक है, DPS अपॉन MPS इंटू 100। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना कवर हो रहा है वो वाला रेशियो। प्रेफरेंस डिविडेंड कब देते हैं, आप EBEAT में से प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं, ठीक है। तो क्यों अर्निंग आफ्टर टैक्सेस यहाँ क्यों लिखा, EBIT अगर होता तो EBIT में से क्या करते, पहले आप इंटरेस्ट निकालते, इंटरेस्ट निकालो, फिर क्या बचा EBT में से आप टैक्सेस निकालो, टैक्सेस निकालने के बाद अब जाके आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करते हो, ठीक है। उसके बाद आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करते हो, तो जब इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात होगी तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स यूज किया जाएगा, और अगर प्रेफरेंस शेयर्स की बात होगी तो क्या यूज किया जाएगा, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स के बाद आप प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट कर सकते हो। तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड, लेट से अर्निंग आफ्टर टैक्स आपकी 1 लाख रुपीज, ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड बनता है आपका कितना 20,000, मतलब आप 5 टाइम्स प्रेफरेंस डिविडेंड तो दे सकते हो, क्योंकि वो बन रहा है 20,000 और आपका अर्निंग बन रही है, अर्निंग आफ्टर टैक्स बन रही है 1 लाख, ठीक है। तो इसको कवरेज, ये जनरली रेशियोज इसलिए देखे जाते हैं कि आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट बन रही है, फिक्स्ड पेमेंट बन रहा है, वो आप मीट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आप साल में इतना पैसा तो कमा रहे हो ना कि आप पूरा जितना भी खर्चे आ रहे हैं वो क्लियर कर पा रहे हो, और थोड़ा कुछ ना कुछ इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बच ही रहा है। ये क्लियर करने के लिए, समझने के लिए रेशियोज अपन यूज करते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या बोलता है, देखो इंटरेस्ट कब देते हैं, EBIT के बाद इंटरेस्ट डिडक्ट होता है, तो EBIT अपॉन इंटरेस्ट, EBIT अपॉन इंटरेस्ट। अब डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये काफी क्वेश्चंस में आता है, तो इसको अपने को अच्छे से करना है, 2 मिनट लग जाए पर अच्छे से करते हैं। डेट सर्विस कवरेज रेशियो मतलब डेट, जितना भी हमको डेट पेमेंट करना है, ठीक है, उसको कवर करने का रेशियो। तो उसको कवर कब किया जाता है, पहले वो देखो, नीचे क्या अपने को पेमेंट क्या करना है, एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब लोन की जो एनुअल इंस्टॉलमेंट आ रही है, प्लस इंटरेस्ट, मतलब अपने को लोन का जो इंस्टॉलमेंट है प्लस इंटरेस्ट आपका कितना बनता है। जनरली इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड रहता है, पर फिर भी यहाँ के हिसाब से आपका, लेट से आपने 10 CR का किससे लोन लिया है, 10 साल के लिए लोन लिया है, तो आपका 1 CR का क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट का एनुअल इंस्टॉलमेंट हो गई, मतलब 1 साल का कितना आपको देना है, साथ में इंटरेस्ट कितना हो गया, लेट से मान लो 1 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट आ गया, 10 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट आ गया, सॉरी 10% मान लेते हैं, तो 1 CR आपका प्रिंसिपल हो गया, 10 लाख आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, तो 1.1 CR अपना बेस बन गया डिनोमिनेटर के, इतना आपने को कवर करना है, मतलब इतना आपने को ईयरली पेमेंट करना है। ये क्लियर हो गया, तो ये आ गया अपना 1.1 CR,
है ना, ये आ गया हमारा 1.1 CR, ठीक है। अब ऊपर मान लो EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। अब इसको अपन एडजस्ट करेंगे, ये तो अपन बहुत नीचे आ गए, तो इसमें क्या क्या चीज़ें जोड़ेंगे वो देख लो। अपने को इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, देना ही पड़ता है सर। टैक्सेस हमको देनी पड़ते हैं सर। इसमें कुछ ऑप्शन है क्या कि नहीं दो, नहीं देने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो अर्निंग आफ्टर टैक्सेस हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस हमने यहाँ लिख लिया। डेप्रिसिएशन सिर्फ नॉन कैश खर्चा है, नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है। इसमें कोई ऐसा नहीं है ना कि अपने को किसी को डेप्रिसिएशन का ईयरली पेमेंट करना पड़ता है। वो तो एक बार कोई चीज़ लाते हैं, फिक्स असेट लाते हैं, उसका डेप्रिसिएशन हम ओवर द पीरियड ऑफ जो भी उसका असेट की लाइफ है उसको हम एडजस्ट करते रहते हैं, एक्सपेंस रिटर्न ऑफ करते रहते हैं। तो डेप्रिसिएशन को एड बैक कर दो। क्यों? क्योंकि ये पैसा हम सिर्फ बुक्स में दिखाते हैं, ये कहीं से हमारा कैश जाता नहीं है। ओके। फिर अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस मान लो ज़्यादा साल के लिए, जैसे कोई बड़ा रिसर्च पे खर्चा कर दिया, उसको 5 साल में हमको तोड़ तोड़ के दिखाना है, ठीक है, रिटर्न ऑफ करना है, पार्ट्स में रिटर्न ऑफ करना है। तो वो जो भी रिटर्न ऑफ कर रहे हो वो भी कोई कहीं से जेब से पैसा देना तो नहीं पड़ रहा है, सिर्फ बुक्स में नॉमिनल एक रिटर्न ऑफ की एंट्री डल रही है। तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस भी एड बैक कर दिए। फिर इंटरेस्ट, देखो अब इंटरेस्ट को ही कवर कर रहे हो तो इंटरेस्ट के पहले जाना पड़ेगा ना, तो इंटरेस्ट को भी एड बैक कर देंगे। क्या क्या ऐड करेंगे? अर्निंग आफ्टर टैक्सेस में डेप्रिसिएशन, ओके, फिर अपना क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, फिर अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस हो गए, फिर क्या करेंगे, इंटरेस्ट। इन तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद टैक्सेस ऐड नहीं करना, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि टैक्सेस आपको पे करने ही पड़ते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। तो इन तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद जैसे मान लो ये आया हमारा 2.2 आ गया, ठीक है, ये दोनों CR है, ठीक है। ये अपना क्या आंसर आ गया? अपना आंसर आ गया है 2, ठीक है। मतलब आपने डेट जो यूज़ कर रहे हो उसको पेमेंट करना पड़ता है, तो उसके लिए आपके पास कितना पैसा है, उसका डबल पैसा है। मतलब आपको अगर 1.1 CR पेमेंट करना है तो आपके पास 2.2 CR रुपीज़ है, सो दैट आप 2 टाइम्स उसका पे कर सकते हो। मतलब आपको अगर फ्यूचर में और डेट भी लेनी है तो आप ले सकते हो, या फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना बचा वो देखना है तो भी वो इससे आपको पता चल जाता है। ये 1 से नीचे नहीं आ सकता, 1 से नीचे अगर आता है तो फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होगी फर्म की, और कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स इंटरेस्टेड नहीं होंगे और इस कंपनी को बेचना चाहेंगे, या फिर शेयर मार्केट में शेयर्स गिरेंगे और शेयर की सेलिंग होगी। क्यों? क्योंकि आप जितना लोन आपके पास है आप कवर ही नहीं कर पा रहे हो, आप उतने एक्सपेंसेस, मतलब जितना आपका इंटरेस्ट और लोन का इंस्टॉलमेंट बनता है उतना आप रिटर्न ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ये हमारा 40 मिनट्स तक लेक्चर चला गया है, पर मैंने आपको पूरा रेशियो एकदम खोल खोल के अच्छे से समझा दिया है। ये वाले जो हमारे नोट्स है काफ़ी अच्छे हैं, आपको अगर देखने हो या फिर आप इनके फीडबैक दे देना, मैंने रेशियो कैसा पढ़ा है कमेंट में। कुछ तो एटलीस्ट 1-2 कमेंट, 4 कमेंट कुछ तो कीजिए, सो दैट मुझे ऐसा मोटिवेशन मिले कि हाँ कमेंट आ रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं मतलब मेरे को भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। मुझे फीडबैक भी आप दे सकते हैं, और कौन सा चैप्टर अपने को लेके आना है वो भी आप बता सकते हैं। मेरे माइंड में तो कुछ मतलब एक ऑर्डर है चैप्टर्स कैसे पढ़ाने चाहिए, ईजी टू मतलब टफ अपन जाएंगे। वर्किंग कैपिटल कोशिश करेंगे हम थोड़ा लेट ही स्टार्ट करें, ठीक है। ये वाली चीज़ें हमने कर ली है, आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि रेशियो अपना 40 मिनट्स में एकदम डिटेल्ड जैसा फुल क्लास में होता है वैसा वाला डिटेल मैंने आपको पढ़ाया है। और थोड़ा सा स्पीड अप अगर आपको लगे तो 0.75 इसको कर सकते हैं, या देखने में जहाँ पे भी बेक करके फिर से देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा देखो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट अगर आई होप आप कर पाओ तो कर दीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मेरी जो 0 to 50 बैच है इसमें मैं मेक श्योर करूँगा कि आप काफ़ी अच्छा मार्क्स FM में स्कोर करो, ठीक है। तो इसके लिए बस बने रहिए, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू। अब मिलते हैं रेशियो के इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस के साथ अगले दिन, मतलब अल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ के, ठीक है। बाय बाय।